Welcome back to Ajanatal Daily Current Affairs series, and today is 28th of September. Here the question number 1 is, which organization has developed an indigenous charger for electric vehicles named AC001? And the options are DRDO, ISRO, RI or CSIR. करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी ARAI। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक इंडिजीनियस चार्जर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डेवलप किया है जिसका नाम है AC001। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि AC001 आखिर क्या है। तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिजीनियसली बिल्ड चार्जर है। ARAI क्या है? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसी ने ये डिजाइन और डेवलप किया है चार्जर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है और इसका लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस चार्जर का, राइट। अभी तक क्या है, मोस्ट ऑफ द चार्जिंग कंपोनेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इंपोर्टेड। अभी हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था चार्जर्स को, लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो किसी भी चीज को इंपोर्ट करना फीजिबल नहीं होता है। अब हम इसे इंडिजीनियसली डेवलप कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट हैज रिसेंटली पास्ड अ बिल टू बैन ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस। हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने सभी ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया है जिनमें रिस्क इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन न्यूज़पेपर में भी न्यूज आती है कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया या वो गलत तरीके से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गेम्स ऑफ चांस। तो ऐसे गेम्स जिनमें किसी भी तरीके का खतरा है उसे कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 के तहत बैन कर दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की मनी का रिस्क है या फिर किसी और तरह की रिस्क इन्वॉल्व है, राइट। अब यहाँ पर गेम्स ऑफ स्किल भी होते हैं, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनसे स्किल डेवलपमेंट होती है। ऐसे गेम्स को बैन करने की बात बिल्कुल भी नहीं चल रही है, सिर्फ वही गेम्स बैन किए गए हैं जिनमें रिस्क इन्वॉल्व है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which tech initiative of India has bagged CIPS Excellence in Procurement Awards 2021 under the Best Use of Digital Technology category? And the answer is option B, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM। इस टेक इनिशिएटिव ने CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स जीता है बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर ई मार्केट प्लेस के थ्रू गवर्नमेंट ऐसे कई सारे इनिशिएटिव चला रही है जिसके थ्रू इंटरकनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, राइट। ये अवार्ड सेरेमनी हेल्ड हुई लंदन UK में और GEM एक डेडिकेटेड ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट एंड PSUs। तो आप डिजिटल मोड में ही गुड्स को प्रोक्योर कर सकते हैं, सर्विसेज को प्रोक्योर कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर सकती है, राइट। तो इसके लिए क्या होता है कि लोगों को इधर उधर भागने या सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप GEM के बारे में जानते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं सही रेट्स में। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर Food Security and Standards Authority of India, to what value industrial produced trans fat should be limited? हमने 2 दिन पहले ही बात की थी कि ट्रांस फैट को कम करने की बात चल रही है। इंडिया ट्रांस फैट फ्री होना चाहता है, तो अभी 2% तक ट्रांस फैट को लिमिट कर दिया गया है कि अब जो भी पैकेज्ड फूड आइटम है उसमें ट्रांस फैट की क्वांटिटी 2% तक और कम कर दी जाएगी, ताकि हमारा जो 2022 का टारगेट है इंडिया को ट्रांस फैट फ्री बनाना, उस टारगेट को हम इजीली अचीव कर पाए। अभी जो FSSAI की रिपोर्ट है उसने कहा कि ओनली 1.34% ऑफ द newly tested processed food samples have shown breach of prescribed level of industrially produced
ट्रांसफैट, यानी कि सिर्फ 1.34% ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे टारगेट को ब्रीच कर रहे हैं, उससे ज्यादा ट्रांसफैट इन्वॉल्व कर रहे हैं। बाकी सारे प्रोडक्ट्स ट्रांसफैट फ्री होने की दिशा में अच्छा कदम उठा चुके हैं और हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं 2022 में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization has released the report titled Climate Indicators and Sustainable Development Demonstrating the Interconnections? And here the answer is option D, World Meteorological Organization ने ये रिपोर्ट जारी की है क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप यहाँ पर देखिए मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, क्लाइमेट से रिलेटेड अधिसूचना जारी करना, यानी कि पहले से ये इंफॉर्मेशन देते हैं कहीं पर क्लाइमेटिक चेंज होने वाला हो, किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट होने वाला हो तो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये काम होता है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे क्लाइमेट वर्ड दिखेगा आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट जाना चाहिए WMO के साथ। तो यहाँ पर वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि हमारे लिए इमीडिएट एक्शन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की नीड है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, जो हमारा है कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। पेरिस एग्रीमेंट में जो भी टारगेट्स रखे गए हैं उन सबको अचीव करने के लिए हमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। बिना साथ में आए कोई भी नेशन इंडिविजुअली टारगेट्स अचीव नहीं कर सकता है। WMO की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 192 मेंबर स्टेट्स हैं और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया भी WMO का मेंबर है। अगर हम IMO की हिस्ट्री की बात करते हैं WMO की, तो इसे इंटरनेशनल मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर 1873 वियना इंटरनेशनल मीटेरोलॉजिकल कांग्रेस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कब इसे इस्टेब्लिश किया गया, किस कांग्रेस के बाद, तो ये आपको याद रखना होगा। Establishment कैसे हुआ? By the ratification of WMO Convention on 23rd March 1950। तो फाइनली 1950 में इसको establish किया गया, जबकि इसको establish करने की बात कही गई थी 1873 में वियना इंटरनेशनल मीटेरोलॉजिकल कांग्रेस में, राइट। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UNO की, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये यूनाइटेड नेशन फॉर मीटेरोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी और रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेस में वर्क करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं आगे। हु इज द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी? जर्मनी की पहली फीमेल चांसलर थी एंजेला मार्केल। क्यों ये न्यूज में है? क्योंकि अभी तक ये पूरे 16 साल से एज अ जर्मन चांसलर सर्व कर रही थी। अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये रिटायरमेंट लेंगी। 2005 से 2021 तक इनका टेन्योर रहा, पहली फीमेल चांसलर रही जर्मनी की। अब इन्होंने रिटायरमेंट का डिसीजन ले लिया है। तो आपको याद रखना है एंजेला मार्केल, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है 27th ऑफ सितंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27th ऑफ सितंबर को। इस दिन को मनाने के पीछे जो हिस्ट्री है, एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ स्टैट्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 1970 which paved the way for the establishment of World Tourism Organization। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो स्टैच्यू था 1970 का, उस दिन जो मीटिंग हुई, जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसी दिन को डिसाइड किया गया कि हम वर्ल्ड टूरिज्म डे 27th ऑफ सितंबर को हर साल सेलिब्रेट करेंगे। बात करें अगर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये भी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसा कि नाम में ही आपको क्लियरली नजर आ रहा है। काम क्या है इसका? टूरिज्म को प्रमोट करना, सस्टेनेबल बनाना और यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाना, राइट। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1975 में। हेडक्वार्टर्स है मैड्रिड, स्पेन में। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेडक्वार्टर्स और एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ये दो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं।
WTO एनकरेज करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करने पे बेसिकली ये फोकस करते हैं ताकि टूरिज्म टोटली सस्टेनेबल हो, ऐसा कुछ भी ना हो जिससे किसी भी नेचुरल प्लेस को या टूरिज्म साइट को नुकसान पहुंचे, राइट? तो बढ़ते हैं आगे। विच कंट्री हैज बैंड क्रिप्टो करेंसी? और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इन्होंने 24 सितंबर को बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी को इलीगल करार दे दिया है और बैन कर दिया है। किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में अब उसका यूज नहीं किया जा सकता है, ना ही आप उसको सेल और परचेज कर सकते हो, ना ही ट्रांजेक्शन्स में यूज कर सकते हो। एक्चुअली में चाइना ने ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी को 2019 में ही बैन कर दिया था, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में से एक ये बना हुआ था अब तक, बट फाइनली अब पूरी तरीके से हर एक एक्टिविटी बैन कर दी गई है जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, who has become the first Indian batsman to score 10,000 runs in T20 format? And the answer is option D, none other than Virat Kohli. इंडियन मैंस क्रिकेट टीम के स्किपर विराट कोहली पहले इंडियन बैट्समैन बन गए जिन्होंने 10,000 रन को अचीव कर लिया है T20 फॉर्मेट में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What was the theme of 76th session of the United Nations General Assembly held on September 25, 2021? And the answer is option D, building resilience through hope. तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो 76th सेशन हुआ 25 सितंबर को, उसकी थीम रही है बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू दी होप, ताकि कोविड-19 को लेकर जो भी लॉसेस हुए हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में उसकी रिकवरी कैसे की जाए, इन चीजों पर विचार किया गया। रीबिल्ड करने पर विचार किया गया कि सस्टेनेबली हम किस तरीके से चीजों को रीबिल्ड कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं और हमारे प्लैनेटरी नीड्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लोगों के राइट्स भी फुलफिल हो सके और हर एक चीज को रिवाइटलाइज करने की बात यहाँ पर कही गई है। Next question, the Defense Ministry has inked a deal with the Airbus to purchase how many C-295 aircraft for the Indian Air Force? Defense Ministry ने डील की है Airbus के साथ C-295 एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए। तो टोटल 56 एयरक्राफ्ट परचेज किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसके लिए $2.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ, राइट? तो आपसे डायरेक्टली कंट्री का नाम भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के साथ भारत ने डील की है, स्पेन के साथ, ठीक है? तो एयरबस C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट ये स्पेन का है, राइट? यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से, ये है हमारा एयरबस C-295। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मिनिस्ट्री रिसेंटली प्रेजेंटेड हुनरबाज अवार्ड्स टू 75 डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स ऑन अंत्योदय दिवस? अंत्योदय दिवस के अवसर पर हुनरबाज अवार्ड्स दिए गए। हुनरबाज अवार्ड्स ऐसे स्पेशल 75 डिफरेंटली एबल कैंडिडेट को दिए गए जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब यहाँ पर ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, जिसके अंदर काम करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, राइट? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत 75 डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स को ये अवार्ड्स दिए गए हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति सुरेखा वेन्नम हैज रिसेंटली वॉन सिल्वर मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म? तो ज्योति सुरेखा वेन्नम इन्होंने आर्चरी में मेडल जीता है और ये जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप है ये हुई यांगटन में। आपसे पूछा जा सकता है कि यांगटन कहाँ पर है? तो यांगटन एक सिटी है साउथ डेकोटा टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट? साउथ डेकोटा टेरिटरी है यूनाइटेड स्टेट्स में और यहीं पर है यांगटन सिटी और ये वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप वहीं पर हुई थी। तो इसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम जी ने आर्चरी में सिल्वर मेडल जीता है। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड विद एजुनाचल।